सुबह का समय है और ये समय पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया होता है। अभी-अभी सुबह की चाय बनी है और हम लोग इस फ्रेशनेस का इस्तेमाल फिजिक्स पढ़ने के लिए करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो चूँकि आप कूलम्स लॉ पढ़ चुके हैं इसलिए आज आज हम लोग कुछ विशेष टॉपिक लेंगे और मैं आपको बताऊँगा नहीं क्या पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग खुद से खुद ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन से डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दो चार्जेस हैं, Q1 और Q2। जरा सोच के बताइए कि क्या ये दोनों चार्जेस खुश हैं यहाँ पे? खुश होने का मतलब है कि क्या ये कंफर्टेबल है? अगर इन चार्जेस को हम यहाँ पर छोड़ दें तो क्या ये यहीं बैठे रहेंगे? देखते हैं। अगर इन चार्जेस को हम यहाँ पर छोड़ दें डिस्टेंस r पर, तो ये आपस में रिपल्शन करेंगे और रिपल्शन करने की वजह से थोड़ी देर बाद यहाँ चले जाएंगे। तो इसका मतलब साफ हुआ कि ये दोनों चार्जेस इस हालत में खुश नहीं थे और वो इस हालत में आना चाहते थे। उसी तरह से अगर हम इनको इस जगह छोड़ दें तो क्या वो खुश है? नहीं, अभी भी खुश नहीं है। वो दोनों चार्जेस चाहते हैं कि और दूर चले जाए। तो इसका मतलब हम लोगों ने ये समझा कि कोई भी दो चार्ज का सिस्टम अगर हम उन दोनों चार्जेस को आसपास में रख दें तो वो उस हालात में रहना नहीं चाहते। कोई भी सिस्टम जिस स्थिति में है अगर उस स्थिति में रहना नहीं चाहता है, अगर उस स्थिति में वो अनकंफर्टेबल महसूस करता है, तो हम फिजिक्स की भाषा में कहते हैं कि उस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा स्थिति है जो याद रखिएगा फिजिक्स के अंदर, ये पोटेंशियल एनर्जी एक डिस्कम्फर्ट की स्थिति है। डिस्कम्फर्ट की स्थिति, जितना ज्यादा सिस्टम डिस्कम्फर्ट में होता है उतना ही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्योंकि आप 11वीं क्लास पढ़ चुके हैं इसलिए हम थोड़ा सा चर्चा इसके ऊपर जरूर करेंगे। तो अब आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए जरा देखें कि क्या डिस्कम्फर्ट की सिचुएशन से हम आगे अपने फिजिक्स को, इस डिस्कशन को बढ़ा सकते हैं इस सिचुएशन को देखकर। आइए इस स्प्रिंग को देखिए। ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है और फिर बाद में हमने इस स्प्रिंग को थोड़ा सा लंबा कर दिया। तो कौन सी हालात में स्प्रिंग ज्यादा अनकंफर्टेबल है? ऑफ कोर्स इसमें ज्यादा अनकंफर्टेबल है, इसलिए इस हालत में स्प्रिंग के पास एक विशेष पोटेंशियल एनर्जी है। इस पोटेंशियल एनर्जी को हम कहेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, जिसका वैल्यू होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां x इसका एक्सटेंडेड लेंथ है। जितना एक्सटेंड किया है आपने नेचुरल लेंथ से ज्यादा, वही x है। इस तरह से हमने देखा ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। उसी तरह से मान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो मास m का है और यहाँ पर ग्रेविटेशन अर्थ है यहाँ पे, तो आप बताइए कि इस मास के अंदर क्या टेंडेंसी है? वो अर्थ की ओर जाना चाहती है कि अर्थ से दूर जाना चाहती है? तो जवाब यही होगा कि वो अर्थ की ओर आना चाहती है। तो ठीक है, थोड़ा सा अर्थ की ओर ले आते हैं इसको, अर्थ की नजदीक लाए। अब बताइए कि इस सिचुएशन और इस सिचुएशन में कंफर्टेबल कहाँ है? तो जवाब मिलेगा कि कंफर्टेबल तो यहाँ है। तो ये कंफर्टेबल की स्थिति है। अगर ये कंफर्टेबल है तो ये लेस कंफर्टेबल है, ये डिस्कंफर्ट की स्थिति है, इसलिए ऐसी हालत में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा कही जाएगी। ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी? तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमारे अंदर, हमारे साइंस के अंदर, हमारे दुनिया के अंदर जो परिस्थितियां हैं, जब वो डिस्कंफर्टेबल होती हैं तो वो सिस्टम एक विशेष प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी रखता है, जिसको हम लोग स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वगैरह वगैरह कहते हैं। एक धनुष के ऊपर बात कर लेते हैं। ये धनुष है आपका, ये धनुष है और इस पर एक तीर रखा है। तो क्या ये तीर कंफर्टेबल है? जवाब है हाँ, कंफर्टेबल है, इसको कुछ नहीं होगा। अगर हम इसको छोड़ दें तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन अगर हम इस धनुष को थोड़ा सा खींच दें और अब इस तीर को देखें तो क्या अब ये कंफर्टेबल है? तो आप जवाब देंगे कि नहीं, ये तो भाई खींचा हुआ है। तो खींचा हुआ होने की वजह से ये जो धनुष है ये कंफर्टेबल नहीं है। अगर कोई चीज कंफर्टेबल नहीं है तो ऐसी हालत में उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। इस हालत में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। उसी तरह से चार्जेस वाली बात जो हमने आपको बताई थी, ठीक से सोच के बताइए
कि अगर दो चार्जेज हैं Q1 Q2 तो क्या पॉजिटिव दो चार्जेज ये कंफर्टेबल है? तो जवाब है कि अभी कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, इनको हम नजदीक ले आते हैं। अब बताइए कि कौन सी हालत में ये ज्यादा कंफर्टेबल है? तो जवाब ये होगा कि भाई दो पॉजिटिव चार्जेज हैं, ये तो नजदीक आना नहीं चाहते हैं। तो नजदीक नहीं आना चाहते हैं और आप नजदीक लाए हैं, इसका मतलब है कि यह सिस्टम काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है और इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। उसी प्रकार से अगर हम एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज को देखें, अगर इन दोनों को देखें तो ये डिस्कंफर्टेबल है, लेकिन अगर हम इनको नजदीक लाए तो क्या होगा? ये तो नजदीक आना चाहते हैं, तो जब इनको नजदीक लाएंगे तब तो ये खुश हो गए और प्रसन्न हो गए। अगर ये प्रसन्न हो गए तो ये सिस्टम ऑफ कंफर्ट बन गया, ये तो आरामदेह सिचुएशन हो गई, इसलिए इस स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी लेस होगी। तो मैं समझ रहा हूं कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस प्रकार से हर सिचुएशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्कंफर्टेबल होता है, और जहां पर डिस्कंफर्टेबल होता है उस जगह पर एक विशिष्ट पोटेंशियल एनर्जी मानी जाती है कि वहां पर है। आप इन सभी सिस्टम्स के एग्जांपल से देख सकते हैं कि इनके सभी के पास किसी किसी स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी है। स्प्रिंग के पास अभी नहीं है बट यहाँ हो गई। ग्रेविटेशन वाले में देखिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। धनुष में देखिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ नहीं है क्योंकि वो कंफर्टेबल है, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है। उधर से पॉजिटिव चार्जेस जब नजदीक आते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, लेकिन जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नजदीक आते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी घटती है। चलिए ये सब जो सिस्टम है हमने समझा इसको, तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि इस बात को ध्यान रखिएगा, 11th क्लास में आपने इसको पढ़ रखा है। इसके हिसाब से कोई भी सिस्टम अपनी पोटेंशियल एनर्जी को घटाने की कोशिश करेगा खुद से, और अगर उस सिस्टम को दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी कम है तो वो खुद ब खुद अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहेगा। पोटेंशियल एनर्जी कम करने की टेंडेंसी खुद ब खुद पाई जाती है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी कम करेंगे, हो सकता है दूसरी एनर्जी बढ़ जाए तो बढ़ जाए तो बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी सिस्टम स्वयं अपना पोटेंशियल एनर्जी कम करने का गुण रखता है, वो उसके अंदर नेचुरल टेंडेंसी होती है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाना, पोटेंशियल एनर्जी कोई भी सिस्टम खुद से नहीं बढ़ाएगा। अगर आप बिस्तर पे आराम से पड़े हुए हो और आपको कोई कहे कि जाके बाहर धूप में खड़े हो जाए तो आप खुद नहीं जाएंगे, आपको दबाव डाल करके भेजना पड़ेगा। तो बाहर जाने से आप अनकंफर्टेबल होने जा रहे हैं, बाहर जाने से आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने जा रही है, वो अपने से नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आप बाहर घूम रहे हो धूप में तो खुद ब खुद आपके अंदर टेंडेंसी होगी कि आप घर आके बिछौने पे आराम करें, क्योंकि तब ऐसे में पोटेंशियल एनर्जी कम होता है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी कम करने का हो तो सिस्टम खुद ब खुद ये करना चाहता है, और जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने का हो तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है। ये जो बेसिक चीजें हैं ये 11th क्लास के वर्क एनर्जी चैप्टर के अंदर में आपने पढ़ी होंगी, लेकिन चूंकि 12वीं क्लास चल रहा है तो हम लोग इसको थोड़ा सा हम लोगों ने 5 मिनट लिया इसको रिवीजन करने में। ऑफ कोर्स टॉपिक जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस पढ़ने जा रहे हैं। अब आप टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस के बारे में डिस्कशन। तो उसमें जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि कोई भी दो सिस्टम ऑफ चार्जेस, कोई भी चार्जेस, इसमें कोई लिमिट नहीं है, कहीं भी रखे हुए दो चार्जेस अगर है तो निश्चित रूप से वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो कुछ भी हो, लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा तो डिस्कम्फर्ट है। अगर आप इनको छोड़ देंगे तो वो क्या करेंगे? दूर जाएंगे। क्यों दूर गए? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी। तो क्या हम लोग श्योर है कि इन दो चार्जेस के पास पोटेंशियल एनर्जी है? हाँ है। अगर है तो बताइए। तो अब आपसे मैं कह रहा हूं कि दो चार्जेस एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हैं तो फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। किसी भी चार्ज के बगल में अगर दूसरा चार्ज रख दिया जाए तो खुद ब खुद वो दोनों अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो जब अनकंफर्टेबल हो जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बताइए, सीधी सी बात है। जब दो चार्जेस रखे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बताइए, उन दोनों के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जरूर से जरूर होती है।
अब चलिए कैलकुलेशन करते हैं जरा सा। अब जो पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इस सिस्टम के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, यही सवाल है। अच्छा, हमको सबसे पहले ये बताएं कि जब हमें पता करना हो कि इस बोर्ड की हाइट कितनी है तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें वहां जाना पड़ेगा जहां की हाइट को हम जीरो कहते हैं। आप कहाँ की हाइट को जीरो कहते हैं? आप यहाँ की हाइट को जीरो कह सकते हैं, आप इस हाइट को जीरो कह सकते हैं, आप इस हाइट को जीरो कह सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको वहां जाना पड़ेगा जहां पे जीरो हाइट है। और जब आप जीरो हाइट वाली स्थिति पे पहुंचेंगे तो वहां से इसकी वहां से यहाँ आएंगे और देखेंगे आप कितना ऊंचा चले तो आपको पता चल जाएगा कितनी हाइट है। उसी तरह से जब हम किसी सिस्टम के डिस्कम्फर्ट लेवल को नापना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि सिस्टम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो हमें सिस्टम को कल्पना में उस हालत में ले जाना पड़ेगा जब सिस्टम पूरी तरह से कंफर्टेबल था। ये दोनों चार्जेस कब कंफर्टेबल थे? तो जवाब है कि कंफर्टेबल कब होंगे? तो ये तब कंफर्टेबल होंगे जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एकदम अट्रैक्ट नहीं कर रहे, एकदम रिपल्शन भी नहीं कर रहे, तब ऐसे में ये दोनों चार्जेस एकदम निश्चिंत है एक दूसरे से, उस हालत में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों चार्जेस को इंफिनिटी में ले जाकर रख दें तो क्या हम कह सकते हैं कि उनकी पोटेंशियल जीरो हो गई? हाँ, हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल जीरो हो गई। इसलिए कल्पना में हमने मान लीजिए कि इस Q2 चार्ज को ले जाके कहां रख दिया? इंफिनिटी पे रख दिया, इमेजिनेशन। अब इसको अभी थोड़ी देर के लिए यहां पर भूल जाइए। मान लीजिए कि Q2 चार्ज को आपने इंफिनिटी पे रख दिया। जब Q2 को आपने इंफिनिटी पे रख दिया तो इससे आपको क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि अब इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो चुकी है। हमने जीरो माना है। सामान्यतः जब चीजें एक दूसरे पे असर नहीं डालती तो हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान सकते हैं। तो इस हालत में पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब कहता है 11th क्लास का कंसेप्ट कि किसी भी सिस्टम में जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो तो आप उस सिस्टम को जब उठा करके इस स्थिति में लाते हैं जब पोटेंशियल एनर्जी है, तो जो वर्क आपने किया है वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे आपके पास 0 रुपए है, मैंने आपको कुछ रुपए दिए और फिर आपके पास पता चला कि 200 रुपए हो गए, तो हमने आपको कितने रुपए दिए थे? 200 रुपए। हमने आपको 200 रुपए दिए थे, इस 200 रुपए से आपकी प्रॉपर्टी 0 से बढ़ के 200 हो गई, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर हम इसको खींच के अगर यहाँ लाएं तो हमने जो वर्क किया वो वर्क इस सिस्टम में आके जमा हो जाएगा और वो वर्क इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि बाकी एनर्जी तो यहाँ है ही नहीं। इसलिए हम पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? The work done in a system, लिख देते हैं फिर डिस्कस करते हैं। The work done in assembling a system, एक सिस्टम को बनाने में by bringing its components from infinity slowly, ये चार्ज पे भी लागू है, हर चीज पे लागू है। तो किसी सिस्टम को इनफिनाइट से लाने का वर्क, इनफिनाइट क्यों बोला? जब मैं छोटा था तो जब हमारे टीचर पढ़ाते थे कि इनफिनिटी से लाने का वर्क, तो मैं सोचता था कि सर आप इनफिनिटी से क्यों ला रहे हैं, वो इतनी दूर है। तब मेरी समझ में ये नहीं आता था कि जब इनफिनिटी पे चीजें होती हैं तो उसी को कहते हैं जीरो पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए कल्पना में लाना है, ऐसा थोड़ी कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ट्रेन से इनफिनिटी जाए और वहां से आप लेके आए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ कागज पे भेजिए, इनफिनिटी से लाइए। जब इनफिनिटी से लाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा और यही वर्क आपको करना पड़ेगा, वर्क डन बाय यू, और आप ही का वर्क इसके अंदर जमा हो जाएगा। उसी वर्क को हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोलेंगे। अब क्लियर हो गया है आपको? तो चलिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन दे चुके हैं, अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। अब हम भूल जाए सब चीजों को और यहाँ पे ध्यान दें कि हम लोगों को वर्क निकालना है यहाँ से यहाँ चार्ज को लाने का।
इस चार्ज को यहां लाने का वर्क निकालना। तो हमारे वर्क के दो फॉर्मूले हैं, एक होता है एफ एस और एक होता है एफ डी एस इंटीग्रेशन। कौन सा चुना जाए? ये वाला जो फॉर्मूला है ये कांस्टेंट फोर्स के लिए है। यहाँ कांस्टेंट फोर्स तो नहीं ना है, जब इसको खींचेंगे तो धीरे धीरे ये चार्ज नजदीक आएंगे, तो जैसे जैसे नजदीक आएंगे उनका रिपल्शन बढ़ता चला जाएगा और हमको और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज नहीं चाहता कि ये इधर आवे, तो ये चार्ज उसको पुश करना चाहेगा और हम इसको इधर ला रहे हैं, तो हमारा फोर्स बढ़ता चला जाएगा। इसलिए निश्चित रूप से ये जो फोर्स है ये वेरिएबल नहीं है और इसीलिए ये जो वर्क का फॉर्मूला होगा एफ डी एस इंटीग्रेशन तय करें। अब आइए हम लोग जरा इसको तय करें कि ये वर्क कैसा होगा। सबसे पहली बात हम लोग निकालेंगे इस चार्ज को। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है इसमें कह रहा है साफ साफ कि सबसे पहले इस चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस कीजिए और तब थोड़ा सा डिस्प्लेस करके थोड़ा सा वर्क लाइए, तब उस वर्क को इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपको पूरा वर्क मिलेगा। तो चलिए अब हम इस चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं। कैलकुलस के अंदर में थोड़ा सा डिस्प्लेस करने का क्या मतलब है? थोड़ा सा डिस्प्लेस करने का मतलब है x से dx ले जाना। तो x पे रख दीजिए पहले इमेजिनेशन में, ये कैलकुलस की डिमांड है। पहले आप इसको Q2 पे रख दीजिए और इसको थोड़ा सा खिसका दीजिए। कितना खिसकाए? dx। अब आप इसका छोटा सा वर्क निकालिए। आइए ध्यान देते हैं। आपके मन में एक बेसिक सवाल उठता है, सभी बच्चों के मन में उठेगा कि सर लाना तो इधर था तो आप इसको उधर क्यों भेज रहे हैं? कैलकुलस कहता है कि आप चीजों को x से x प्लस dx की ओर ले जाएं, न कि x से x माइनस dx की ओर लाएं। इसीलिए मैं x से x प्लस dx की ओर ले गया हूं। तो ये छोटा सा वर्क चलिए निकालते हैं। dw होगा, ध्यान दीजिएगा, आप चार्ज को उधर ले जा रहे हैं। चार्ज को उधर हम क्यों ले जा रहे हैं? आप 11th क्लास के कांसेप्ट से जानते होंगे कि अगर खुद ही टेंडेंसी है जाने की तो फिर आपका वर्क डन नेगेटिव होगा। एज फॉर एग्जांपल ये कलम, इसको कहां जाने की टेंडेंसी है? नीचे। तो मैं इसको नीचे ले गया तो मेरा वर्क कैसा होगा? नेगेटिव। खुद ही जा रहा था। अब ठीक से देखिए, जब मैं इसको नीचे ले गया तो मेरा वर्क ऊपर की ओर है क्योंकि मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ। तो मेरा वर्क है फोर्स ऊपर की ओर और डिस्प्लेसमेंट है नीचे की ओर, तो मेरा वर्क नेगेटिव हो गया। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूं तो इसमें टेंडेंसी है नीचे जाने की, लेकिन मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं, तो जब ऊपर ले जा रहा हूं तो फोर्स भी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, वर्क डन पॉजिटिव है। तो जो नेचुरल टेंडेंसी है इसकी, अगर इस उसी टेंडेंसी की ओर डिस्प्लेसमेंट आप करते हैं तो आपका वर्क डन नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे इस चार्ज के अंदर तो खुद ही टेंडेंसी है भागने की उधर, इसलिए आपका वर्क डन इस जगह पर नेगेटिव होगा। तो माइनस एफ डी एक्स वर्क डन होगा। कितना होगा? एफ डी एक्स। एफ कितना है इस जगह पर? इस जगह पर एफ का वैल्यू होगा k q1 q2 बाई एक्स स्क्वायर dx। माइनस माइनस क्यों होगा? क्योंकि आपको इधर जाने का वर्क निकालना था और वो उधर खुद ही जा रहा था। पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज थे, खुद ही दूर भागना चाह रहे थे, तो हमारा वर्क तो ऐसे में नेगेटिव आएगा क्योंकि हमने इसको यहाँ पकड़ना है इधर की ओर खींच के। और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां ले जाना चाहते हैं आप बता दीजिए। तो भाई हम इंफिनाइट से आर लाना चाहते हैं। वर्क डन होगा माइनस के q1 q2 x टू द पावर माइनस 2 dx इंफिनिट से आर। आंसर होगा माइनस के q1 q2 ब्रैकेट माइनस 1 बाई एक्स इंफिनिट से आर। इस माइनस को आप इधर ले आके फंसा सकते हैं, तो W बराबर होगा के q1 q2 बाई आर, क्योंकि ये 1 बाई आर कैसे हो? जब इस माइनस को आप इधर ले आए तो ये हो जाएगा 1 बाई आर माइनस 1 बाई इंफिनिटी। तो 1 बाई आर माइनस 1 बाई इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी 0 होता है, इसलिए 1 बाई आर बचा। यही आपका वर्क डन रहा। तो यहां से यहां ले जाने में हमारा वर्क डन रहा के q1 q2 बाई आर। तो वही वर्क डन यहां पे जमा हुआ ना भैया, इसलिए इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी U होगी के
Q1 Q2 by R। डिफिनीशन समझ लीजिएगा और छोटा सा डेरिवेशन है उसको भी समझ लीजिएगा। किसी दो चार्ज वाले सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है K Q1 Q2 by R। हम लोग इसको लिख लेंगे। किसी भी सिस्टम की जिसमें दो चार्जेज हों उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है Q1 Q2। R बीच में डिस्टेंस है तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है U बराबर K Q1 Q2 by R। अगर आप Q1 Q2 को कूलम में लेते हैं और R मीटर में लेते हैं तो ऐसी हालत में ये पोटेंशियल एनर्जी जूल में जाएगी। रट जाइए, दो चार्ज का सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा K Q1 Q2 by R। चलिए हम लोग आगे कुछ इस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो पहली जो स्थिति है हमारी कि हमारे पास दो चार्जेज हैं, ध्यान दीजिए, एक 6 कूलम और एक 8 कूलम का चार्ज है 2 मीटर के डिस्टेंस पर। तो क्या इनके में अंदर में कुछ पोटेंशियल एनर्जी है? जवाब है हाँ है। पोटेंशियल एनर्जी होगा K Q1 Q2 by R। तो होगा 9 into 10 to the power 9 nm square C minus 2 into 6 कूलम into 8 कूलम by 2। तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 8 तिया 24 गुने 9 गुने 10 पे पावर 9 जूल। बहुत ज्यादा एनर्जी है। गौर करें, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये सिस्टम पॉजिटिव एनर्जी रखता है, ये काम कर सकता है। लेकिन अगर यही 6 कूलम एंड -8 कूलम हो तब क्या होगा? तो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तब होगा K इंटू -8 इंटू 6 बाय R। ये तो निगेटिव एनर्जी हो गई। तो इस वाले सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगी। निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी वाला सिस्टम का मतलब है कि ये बाउंड सिस्टम होगा, ये और ये आपस में बंधे हुए रहेंगे। आपको कॉमन सेंस होगा, हाँ बंधे हुए हैं, इनको निकालना बहुत मुश्किल है। ये -8 वाला और ये 6 वाला आपस में उलझे हुए हैं। ये अट्रैक्शन के चलते, जैसे अर्थ और मून जो है आपस में अट्रैक्ट हो गए हैं, जैसे कि आप और हम अर्थ में जाकर के अटके हुए हैं, उस तरह से ये दोनों भी आपस में अट्रैक्शन के फोर्स की वजह से इनका पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है। तो ध्यान देना है, अगर दो पॉजिटिव चार्जेज हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तब वो उलझ गए हैं और उनकी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगी। लेकिन फिर दो निगेटिव चार्जेज हैं, तो अगर दो निगेटिव चार्जेज हैं तो फिर से उनकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। इस बात को गौर कीजिएगा कि अगर बहुत सारे चार्जेज हों तब भी हम लोग इन चीजों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक सवाल बनाते हैं फिर से, ताकि आपको थोड़ी सी हैबिट हो। क्वेश्चन है कि यहां पर एक फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड है, ये 10 कूलम का ले लीजिए, फिक्स है ये, इसको हमने पकड़ के रखा है, इसको किसी चीज से इसको जाम कर दिया। यहां पर 4 मीटर दूर हमने 2 कूलम का एक और चार्ज रखा है, इसका मास है 4 kg, इसमें मास भी है। अब बताइए तो क्या होगा थोड़ी देर के बाद? तो जवाब ये है कि जब ये 10 kg का चार्ज फिक्स है और उसके बगल में ये 2 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, तो अट्रैक्शन, इनके अंदर रिपल्शन होगा, और रिपल्शन के मारे ये तो फिक्स है इसलिए ये वाला इधर की ओर भागेगा, कस के रिपल्शन करेगा, और रिपल्शन के बाद जैसे जैसे इधर जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी क्योंकि इस पर फोर्स लगा हुआ है रिपल्शन का। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ये 4 से 8 मीटर हो जाए डिस्टेंस, तो इस चार्ज की वेलोसिटी बताइए। बात को फिर से समझिए, ये फिक्स्ड चार्ज और ये वाला चार्ज 4 मीटर पे रखे थे। मैंने आपसे पूछा कि क्या होगा अब, उसका जवाब है कि ये वाला भागेगा। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये भाग के 8 मीटर पे चला जाए तो इसकी वेलोसिटी बताएं। अब ये कैसे बनेगा? इसमें आप एनर्जी का कंजर्वेशन लागू करेंगे। इस पे ध्यान दीजिएगा कि आपने 11th क्लास के कंसेप्ट में ये सीखा होगा, 11th क्लास में, कि अगर किसी सिस्टम पर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स,
अगर किसी सिस्टम पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करें तो उस सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस होने चाहिए तब। तो इस मामले में क्या नियम है इस बारे में मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम करते हैं तो ऐसे में उस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी बदल जाती है। और कितना बदल जाती है? तो जितना वो काम करते हैं उतना बदल जाती है। अगर किसी सिस्टम पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम नहीं कर रहे हैं तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। और यहाँ पर वही केस है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है और तो कोई फोर्स है भी नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो इस सिस्टम की टोटल एनर्जी नहीं बदलने वाली है। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और इस जगह पे भी टोटल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो कि नहीं बदलेगी। अलग अलग ये दोनों बदलेंगे लेकिन टोटल सम ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं बदलेगा, शर्त क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स लगा हुआ है। एक और कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटेशन का। अगर सिर्फ ग्रेविटेशन लगा हो, जैसे आपको मालूम है कि कलम और इस अर्थ के बीच में कौन सा फोर्स लगा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जब इस कलम को मैं नीचे गिराता हूं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती है। ये टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी क्योंकि ग्रेविटेशन का फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो उसी प्रिंसिपल को यहाँ पे हम लगाएंगे। हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है और वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन द इनिशियल कंडीशन एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन द फाइनल कंडीशन बराबर होगा। तो चलिए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 1 बताइए तो K 10 into 2 by 4 प्लस काइनेटिक एनर्जी है क्या इस जगह पे? नहीं, कोई नहीं चल रहा है इस जगह पे, बराबर इस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बताइए फाइनल स्थिति क्या है? तो होगा K into 10 into 2 by 8 प्लस क्या इस स्थिति में कुछ चल रहा है? हाँ, यहाँ पे वेलोसिटी पूछी गई है, यानी लिखेंगे हाफ m v स्क्वायर। इसकी वेलोसिटी क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो ये तो फिक्स है, इसकी वेलोसिटी नहीं है। तो हमने इनिशियल कंडीशन में दोनों एनर्जियों को जोड़ दिया, फाइनल स्थिति में दोनों एनर्जियों को जोड़ दिया, और आप जानते हैं k का वैल्यू है 9 into 10 to the power 9 यूनिट्स, और ये दोनों कैलकुलेबल हैं। आपको सिर्फ v बचेगा, आप इसको निकाल लीजिए, आसान है सब। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम दूसरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करके कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगा के कई सवालों को बना सकते हैं। आप किताब में देखेंगे इस तरह के सवाल होंगे। जब समझ में ना आए तो वहां एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगता है। याद रखिएगा, एक ओवरऑल एक एक्सपीरियंस पर बेस्ड है मेरा ये ऑब्जर्वेशन कि जब फोर्सेस क्लियर ना हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर, फोर्सेस क्लियरली नहीं दिख रहे हैं या वेरिएबल दिख रहे हैं या डिस्टेंस समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसी हालत में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगाने का बड़ा ग्राउंड होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग जरा सा इस सिस्टम को कॉम्प्लेक्स करेंगे और कॉम्प्लेक्स करके देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाए। मान लीजिए कि यहाँ पर अकेला एक चार्ज है Q1, तो जरा इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताइए। अगर कोई चार्ज अकेला है दुनिया में, यही एक चार्ज है और कोई चार्ज नहीं है, तो मान लीजिए कि मैं हूं और मैं अकेला आदमी हूं, दुनिया में और कोई नहीं है। तो जब मैं अकेला आदमी हूं, ना कोई है जिससे मुझे प्रेम है, ना कोई है जिससे मुझे गुस्सा है, ना लोभ है, ना लालच है, कुछ है ही नहीं सॉरी। तो ऐसी हालत में क्या मैं अनकंफर्टेबल होऊंगा, क्या मैं कंफर्टेबल होऊंगा? पता नहीं। ऐसी हालत में कुछ भी कोई भावना नहीं आएगी, उसको हम कहेंगे कि हम निश्चिंत हैं, और वो होगी पोटेंशियल एनर्जी जीरो की कंडीशन। तो अगर पूरी दुनिया में यही एक चार्ज है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो ली जाएगी क्योंकि दूसरे चार्ज है ही नहीं इसको डिसकंफर्टेबल करने के लिए। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मान ली हमने? जीरो। अब मान लीजिए कि हम इनफिनाइट से एक दूसरा चार्ज लाए Q2, इसको कितनी दूरी पर रख दिया? R12 पे रखा। अब बताइए तो क्या पोटेंशियल एनर्जी आई इस सिस्टम में? हाँ आई। क्यों? कि जब आप इनफिनाइट से इस चार्ज को लाएंगे
तो ये तो लाने नहीं देगा, रिपल्शन करेगा, और उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, और जब आप वर्क करेंगे तो आपका वर्क इस सिस्टम में जमा होगा, इसलिए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, तो आपको तो मालूम है कि Q1 Q2 by R12, इतनी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। मान लीजिए हम एक और चार्ज लाए उठा के, मान लीजिए हम एक और चार्ज Q3 लाए, अब पूछ रहे हैं कि अब क्या हुआ, तो Q3 जब लाए तो इस वाले चार्ज ने भी विरोध किया होगा, इस वाले चार्ज ने भी विरोध किया होगा, तो हम कह सकते हैं कि Q3 को लाने से हमें इस फ्रंट पे भी वर्क करना पड़ेगा और यहाँ पर भी हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो हमारा टोटल वर्क जो हुआ वो फिर एक्स्ट्रा इसमें पोटेंशियल एनर्जी बन के ऐड हो जाएगा। तो चलिए उसको जोड़ देते हैं। तो जब इसको यहाँ लाए तो यहाँ का वर्क लिखिएगा प्लस के Q1 Q3 बाय R13 प्लस के, इसको भी जोड़िए, के Q2 Q3 बाय R23। अब देखिए कि जैसे जैसे हम चार्जेज को जमा कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लंबा हो रहा है। मान लीजिए एक और चार्ज लाते हैं आपके लिए, चलिए यहां से Q4 चार्ज उठा के लाते हैं। तो अब जब Q4 चार्ज लाएंगे तो इस चार्ज को ये और ये तीनों रोकेंगे, तो हमें इन तीनों पे एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी होगी, एक्स्ट्रा वर्क लगाना होगा, उस वर्क का एक्सप्रेशन लिख देते हैं। इसको यहाँ पे भी जोड़ना पड़ेगा, ये वाले का भी जोड़ना पड़ेगा और इसको भी जोड़ना पड़ेगा, तो आपके टर्म्स होंगे प्लस के Q3 Q4 by R34 प्लस के Q1 Q4 by R14 प्लस के Q2 Q4 by R24 प्लस, रेडी हो जाइए। अगर Q5 लाएंगे तो फिर इन चारों के चलते उस पर फोर्स लिखना पड़ेगा, वर्क लिखना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि जब हम एक नया चार्ज लाते हैं इस सिस्टम के अंदर तो पहले से जो उपस्थित चार्जेज हैं उनके खिलाफ वर्क करना पड़ता है, तो हमारा वर्क उस सिस्टम के अंदर एनर्जी बन के जमा हो जाता है और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लंबा होता चला जाता है। जैसे जैसे चार्जेज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये टर्म्स जुड़ते जाएंगे। आइए जरा टर्म्स पे बात कर लेते हैं। जब यहाँ अकेला चार्ज रखा था तो कितने टर्म थे, कोई नहीं। जब एक और चार्ज लाए तो कितने टर्म जुड़ेंगे, सिर्फ एक। लेकिन जब ये चार्ज लाए तो कितने टर्म जुड़ेंगे, दो। जब ये चार्ज लाए तो कितने टर्म जुड़ेंगे, तीन। इसका मतलब है कि अगर हम 9 चार्ज पहले से रखे हुए हैं और 10वां चार्ज लाए तो कितने टर्म एक्स्ट्रा आएंगे, तो 9 चार्ज आपने पहले से रखे हैं, 10वां आया तो उन 9 के चलते 9 टर्म्स जोड़ेंगे। टर्म्स होंगे n into n minus 1/2। इसको ध्यान दीजिएगा, इतने टर्म्स इसके अंदर में होते हैं, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने 3 चार्ज रखे हैं तो 3 गुने 2/2 3 टर्म हुए। अगर आपने चार्ज 4 रखे हैं तो 4 गुने 3/2 6 टर्म होंगे। इससे आप कंफर्म हो जाएंगे कि कितने टर्म हमें इस जगह पर रखने हैं। एनीवे, ये एक्सप्रेशन आपको क्या सिखाता है, ये एक्सप्रेशन सिखाता है कि जब भी किसी सिस्टम के अंदर बहुत से चार्जेज हों, जब भी किसी सिस्टम के अंदर बहुत से चार्जेज हों, इफ सिस्टम हैज मेनी चार्जेज, अगर इस सिस्टम के अंदर बहुत से चार्जेज हों तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल पेयर्स। जितने भी जोड़े बनेंगे उन जोड़ों की पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लीजिए कि आपने 10 चार्जेज रखे हैं तो जितने भी जोड़े बने हैं चार्जेज के उन सभी जोड़ों की अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे तो आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। चलिए हम लोग एक सवाल बनाते हैं, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने ये सिस्टम रखा है जिसमें ये 4 कूलम है, ये -2 कूलम है, ये 6 कूलम है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है और ये 3 मीटर है। बताइए तो इस पूरे सिस्टम का कितना पोटेंशियल एनर्जी हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा, 3 पेयर है इसमें, 1 2 3, बस 3 ही है, तो इन तीनों का लिख दीजिए पोटेंशियल एनर्जी। पहले इसका लिखिए, के 4 गुने 6/2, इसका लिखिए के 4 गुने -2/2 प्लस इसका लिखिए
के 6 इंटू -2/3 जवाब होगा 2 दूनी 4, 12 के जोड़ 2 दूनी 4 -4 के जोड़ 3 दूनी 6 -4 के जवाब होगा u बराबर 12 के -4 के -4 के होगा मात्र 4 के। तो हम इसको देख सकते हैं कि यहां पर हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी आई ये वाले जगह पर पॉजिटिव थी, इस वाले के लिए निगेटिव थी और इस वाले के लिए भी निगेटिव थी। हमने दोनों को जोड़ दिया और ये हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो इस तरह से 4 होता तो आप क्या करते? 4 होता तो देखिए इस सिस्टम में हम क्या परिवर्तन करते। अगर 4 चार्जेज होते तो ऐसी हालत में हम लोग लिखते, जैसे मान लीजिए कि ये 4 चार्जेज हैं और हमने आपसे पूछा यहाँ पे 4 कूलम है, यहाँ पे 4 कूलम, -4 कूलम और 6 कूलम। ये देखिए 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर कितना होगा? तो K पोटेंशियल एनर्जी होगी, सभी पेयर से लीजिए, सबसे पहले ये पेयर लेते हैं तो K को हमने पहले ही बाहर निकाल दिया, तो K 4 गुने -4/2 हो गया। इसको देखिए प्लस K 4 गुने 4/2, इसको देखिए K 4 गुने 6/2, इसका भी हो गया। इसको देखिए प्लस K इंटू 6 इंटू -4/2, वो भी लिख दिया। प्लस कितने ही है? नहीं, ये है जो ये वाला को छोड़ दीजिए, तो ये वाला होगा डिस्टेंस 2√2, लिखेंगे K 6 इंटू 4/2√2 प्लस इसको लिखेंगे K तो लिख दिया 4 इंटू -4/2√2 जूल। इन सबको कैलकुलेट कर दीजिए, कैलकुलेट करने के बाद K से गुना कीजिए, आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर किसी सिस्टम के अंदर 2 चार्जेज हैं तो पोटेंशियल एनर्जी होगी K Q1 Q2/R। अगर उसके अंदर कई चार्जेज हैं तो जितने भी K Q1 Q2/R टर्म्स हैं उन सबों को जोड़ेंगे और ध्यान दीजिएगा कि ऐसा करके n इंटू n-1/2 टर्म्स होंगे तो आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि हाँ आपने टोटल टर्म्स को लिख लिया। ये बात समझ आ गई आपको? चलिए हम लोग एक और छोटी सी चीज करते हैं, फिर हम लोग इस वीडियो को समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन है अब फिर 11th क्लास, मैंने आपको बार बार कहा है कि 11th क्लास का कंसेप्ट जो है बहुत वाइटल है। 12 के हर हिस्से में, हर जगह पर अगर आप डेप्थ चाहेंगे तो आपको 11th क्लास के कंसेप्ट्स की मदद लेनी होगी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि अरे वो तो मैं भूल गया, तो अगर ऐसा है तो हमारे पुराने जो वीडियो जो हमने 11th क्लास के लिए डाले हैं आप उनको गौर करेंगे। मैंने 11th क्लास के वीडियो इस बात का ध्यान रख के बनाए हैं कि आपको 12 में वो चीजें पढ़नी पड़ेंगी, और 12th क्लास के वीडियो इस बात का ध्यान रख के बनाया है कि 11th क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या भूल गए होंगे, इसलिए दोनों को हमने आपस में मिला जुला करके चीजें तैयार की हैं याद दिलाते हुए। 11वीं में मैं 12 का ध्यान रखता हूँ और 12th क्लास में मैं 11वीं को रिवाइज करता हुआ चलता हूँ। इसलिए हम लोग चलिए एक सवाल, एक कंसेप्ट समझ लीजिए। सबसे पहले मान लीजिए कोई सिस्टम किसी स्टेट में है, मान लीजिए उसको आप स्टेट कह सकते हैं इनिशियल सिस्टम है। इस इनिशियल सिस्टम को हमने अपने से कर दिया या अपने चला गया, इससे कोई मतलब नहीं है। ये फाइनली ये सिस्टम इस स्टेट में आ गया, फाइनल स्टेट। तो बेसिक बात है कि अगर किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी अगर TE रही है इनिशियल, तो उसमें जब वर्क जोड़ेंगे ये वाला तो क्या बनेगा? टोटल एनर्जी फाइनल। इसलिए याद रखिएगा कि वर्क डन का फॉर्मूला होगा टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल। किसी भी सिस्टम को बदलने का वर्क होगा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। आप एक आसान एग्जांपल लीजिए, आपके पास है 200 रुपए, आपके इस 200 रुपए को 250 रुपया बनाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? तो 200 से 250 करना है तो मुझे 50 रुपए देने पड़ेंगे। 50 कहां से आया?
250 माइनस 200 आप ही का फाइनल स्टेट माइनस आप ही का इनिशियल स्टेट ही मेरा वर्क डन है। तो जब भी वर्क निकालना पड़ेगा तो फाइनल टोटल एनर्जी निकालिएगा, क्योंकि आपको पढ़ाया है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, और इनिशियल टोटल एनर्जी निकालिएगा क्योंकि आपको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ाया है। अब दोनों का डिफरेंस आपका वर्क डन होगा। बहुत ही ज्यादा ये सवाल आते हैं, इन पे गौर कीजिएगा। चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेके, दो एग्जांपल लेके फटाफट इस वीडियो को समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन है, ये 10 कूलम और 4 कूलम के दो चार्ज 3 मीटर पर रखे हैं। कहता है कि व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज वर्क डन इन डबलिंग दिस डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को डबल करने का क्या वर्क है भैया। डबल करने का मतलब ये फाइनल स्टेट हो गया 10 कूलम और 4 कूलम 6 मीटर। देख लीजिए ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है, तो यहां से यहां लाने का मैं वर्क पूछ रहा हूं। तो फाइनल एनर्जी इनिशियल कितनी है, तो K इंटू 40/3 जूल। व्हाट इज द एनर्जी फाइनल, एनर्जी फाइनल है K 10 4 40/6 जूल। ये इनिशियल एनर्जी है, ये फाइनल एनर्जी है, तो वर्क डन हुआ है फाइनल माइनस इनिशियल 40/6 माइनस 40/3, जवाब है 40/6। के को आप भरना है, मन है तो भर दीजिए, नहीं मन है छोड़ दीजिए, के में कोई दिक्कत नहीं है। तो के का वैल्यू 9 × 10⁹ होगा, आपकी मर्जी आप जो है। तो इस तरह से हमने देखा कि सिस्टम को चेंज करने का वर्क होता है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। एक लास्ट सवाल लेते हैं इसमें, अगर आप समझ गए हैं तो। सब जगह इस तरह के सवाल हैं पड़े हुए। जैसे मान लीजिए हमने एक सवाल इस जगह पे लिया, ये है 6 कूलम, ये है -2 कूलम, ये है 4 कूलम, ये 2-2 मीटर पे है। चलिए क्वेश्चन है कि इस ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स पर 6, 4 और -2 कूलम के चार्ज रखे हैं, तो वर्क डन इन डबलिंग दी साइड्स, इस ट्रायंगल के साइडों को डबल करने का वर्क डन बताइए। जैसे आपको ये 2-2 मीटर पे है ना, मैं कह रहा हूं कि आप इसको 4 मीटर पे कर दीजिए। आप खींच के लाइए चाहे जो करके लाइए, लेकिन इसको आप 4 मीटर कर दीजिएगा, तो आपको ये चार्ज चुप तो नहीं रहेंगे, चार्ज तो कुछ ना कुछ वर्क डन वगैरह आपसे करवाएंगे। तो मैं पूछ रहा हूं कि आप वर्क डन बताइए। बहुत आसान है, ये है इनिशियल स्टेट, ये है फाइनल स्टेट। तो आप इसकी एनर्जी सबसे पहले लिख लीजिए, व्हाट इज द एनर्जी इनिशियल, तो होगा K, एनर्जी लिख दीजिए, इसका होगा -12/2, इसका होगा +24/2, इसका होगा -8/2 जूल, और इसका होगा एनर्जी फाइनल बराबर होगा K ब्रैकेट फिर से देखिए 6 × -2 -12/4, इसको लिखिए -8/4, इसको लिखिए +24/4। इसमें से इसको जब आप घटा दीजिएगा कैलकुलेट करके, तो EF माइनस EI जो भी आता हो, ये आपका आंसर वर्क होगा। और दुनिया भर के सवाल पड़े हैं इन चीजों पे। कभी ये ट्रायंगल जो है परपेंडिकुलर वाली जो ट्रायंगल होती है, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी, कभी कोई भी शेप हो जाएगा। उससे क्या मतलब है, आपको टोटल एनर्जी निकालनी है। तो फाइनल टोटल एनर्जी माइनस इनिशियल टोटल एनर्जी इज द वर्क डन इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम। तो आज का जो ये हमारा वीडियो है सुबह सुबह का, उसमें हमने सीखा कि कोई भी दो चार्ज जब आसपास रखे जाते हैं तो उनके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। इस पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेशन कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन होता है सिस्टम को आप इंफिनिटी पे लेके चले जाएं, दूर लेके चले जाएं और वहां से धीरे धीरे लाएं, और जब लाएंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इसका जब हमने कैलकुलेशन किया कैलकुलस की मदद से, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तो फार्मूला आया K(Q1Q2/R). K(Q1Q2/R) is the potential energy of two charges in a system। फिर उस फार्मूले को हमने दूसरे तरह की काइनेटिक एनर्जी वगैरह से मिलाया।
और हमने एक सवाल बनाया जिसमें ये दिखाया कि कंजर्वेटिव सिस्टम्स जब जब कंजर्वेटिव फोर्सेस काम करते हैं तो वो टोटल एनर्जी को नहीं बदलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकती है, काइनेटिक बदल सकती है, बट टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी तब तक नहीं बदलेगी जब तक कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम ना करे। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जब सिस्टम में चार्जेस की संख्या बढ़ती है तब क्या करते हैं, तो उसका जवाब ये मिला कि जब सिस्टम में ज्यादा चार्जेज हों तो उन सारे पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी ही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। हमने दो चार एग्जांपल भी लिए और एग्जांपल लेकर के फिर आगे हमने सीखा कि किस तरह से एक सिस्टम जब दूसरे सिस्टम में बदलता है तो वर्क करना पड़ता है। ये वर्क कितना होता है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो इन्हीं सब ख्यालों के साथ हम लोग इस वीडियो को खत्म कर लेते हैं। अगले क्लास में अगला जो वीडियो मिलेगा उसके ऊपर उसमें हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल और कुछ एग्जांपल्स। तो तब तक एंजॉय करिए।